नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लिटरेचर पोर्शन के अंदर एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो काफी बिखरा बिखरा है, जो काफी उलझा हुआ है, जो आपको हर बुक में अलग अलग मिलता है, जो हर टीचर अपने हिसाब से डील करता है और जो हर विद्यार्थी अपने हिसाब से जो है वो करता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे लिटरेचर के टॉपिक की जो वास्तव में ढंग से जो है वो डील किया जाना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कोई भी गलत होने से रोक नहीं सकता है। एक बार पुनः आप सभी का जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं रेनेसा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खास करके इसलिए क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन जो है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। लगभग जो है ये 300 से 400 साल जो है उनको कवर करता है। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी टीचर के लिए ये एक हरक्यूलियन टास्क है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है जहां पर वो इससे रिलेटेड हर उस चीज को कवर करने की कोशिश करे जो रेनेसा के अंदर आपको दिखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भी रेनेसा जो है वो आपका है क्या। बच्चों, रेनेसा जिसको आप हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, यदि आपने एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो है पढ़ा है, हिस्ट्री में जो है आपने पढ़ा है, तो लगभग 14th सेंचुरी के आसपास जो हम देखते हैं कि दुनिया जो है एक अलग ही मोड़ पर चल निकलती है। दुनिया जो है एक अलग ही रास्ते पर जो चल निकल पड़ती है। एक ऐसा दौर जिसको हम डार्क एजेज कहते हैं, एक ऐसा दौर जिसको हम मिडल एजेज कहते हैं, उन डार्क एजेज और मिडल एजेज जो है, जो लगभग आपके 6th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, डार्क एजेज या मिडल एजेज जो 6ठी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वहां से निकल करके ज्ञान और विज्ञान के रास्ते पर चल पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ रेनेसा, the literature of the age of the Renaissance, what happened during the age of Renaissance, what is Renaissance, and what we are supposed to answer in the examination about this age, about this period. Renaissance period जो है वो पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं, कि पुनर्जागरण जो है वो हुआ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुनर्जागरण, पुनः शब्द जो है वो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, रीबर्थ, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, ये आपका रेनेसां जो कहलाता है। और पुनर्जागरण कैसे, हम ये मानते हैं कि जो एंशियंट एजेस थे, चाहे आप ग्रीक की सिविलाइजेशंस की बात करें, चाहे आप इटालियन सिविलाइजेशंस जो उनकी बात करें, चाहे रोमन सिविलाइजेशंस की बात करें, जो पुरानी सभ्यताएं जो थी हमारी, वो वास्तव में ज्ञान और विज्ञान से भरी हुई थी। ज्ञान और विज्ञान जो है उसकी वहां पर बहुत ज्यादा पूछ थी। स्कॉलर्स जो है, अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे स्कॉलर्स जो थे वो वहां पर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन 6th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक एक ऐसा दौर आया जिसको हम डार्क एजेज के नाम से जानते हैं, जिसको हम मिडल एजेज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि धर्म ने, रिलीजन ने, अंधविश्वासों ने, सुपरस्टिशंस ने जो अपना जाल फैलाया हुआ था, आदमी की बुद्धि जो है उसको कैप्चर करके रखा हुआ था, और उस आदमी की बुद्धि को, उस आदमी के विट को, उस आदमी के इंटेलेक्ट को जो है आजाद करवाया एक मूवमेंट ने, आजाद करवाया एक युग ने, जिस युग का नाम था रेनेसां, यानी पुनर्जागरण। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द एटमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड रेनेसां। एटमोलॉजी ऑफ दिस वर्ड रेनेसां की बात करें तो हम देखते हैं कि रेनेसां में ये जो री है, रेनेसां के अंदर जो है आपका ये जो री है, उसका मतलब होता है बैक या अगेन। री का मतलब बैक या अगेन, और नई सान जो है इसका मतलब होता है बर्थ। तो दोनों मिलाकर के जो है आपका बनता है रीबर्थ। रेनेसां मींस रीबर्थ। रई या री, नॉट रई, रीनेसां। रीनेसां जो है आपका, इसमें आप ये देखते हैं री का मतलब अगेन या बैक या री, और नईसा जो है उसका मतलब है बर्थ। तो रीनेसां जो है, और द रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी इसको कहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि रेनेसां जो है उसकी एटिमोलॉजी जो है, एटिमोलॉजी जो है वो क्या होती है। रीनस,
रेनेसा का मतलब रीबर्थ, और रीबर्थ यानी रिवाइवल ऑफ लर्निंग। अब सवाल ये उठता है कि पुनर्जागरण यानी रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का मतलब क्या, कहां से पुनर्जन्म? डार्क एजेस से। आदमी की जो विट है, आदमी का जो इंटेलेक्ट जो है वो आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? धर्म की बेड़ियों से, रिलीजन की बेड़ियों से, सुपरस्टिशंस की बेड़ियों से, है ना, अज्ञानता की बेड़ियों से। माने इस युग में यदि हम इसके टाइम स्पेन की बात करें, लगभग 14 सेंचुरी में ये जो है वर्ल्ड के अंदर जो है वो आया, और उसके बाद में इटली के अंदर जब आया, और उसके बाद में धीरे धीरे यूरोप के अंदर फैल गया, और यूरोप से होता हुआ फिर ये बाकी दुनिया में पहुंचा। हमारे यहाँ भी पहुंच रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम अब भी धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम अब भी जो है ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं कि एक टीचर, एक शिक्षक, जिसका नाम मैं लूंगा, श्री विकास दिव्य कीर्ति सर जो है, उनके किसी वीडियो को अभी इन दिनों जो है वो वायरल करके जो है उनके खिलाफ एक अभियान जो चलाया जा रहा है कि उन्होंने ये क्या कह दिया, उन्होंने ये क्या कह दिया। हर व्यक्ति के अपने विचार, अपने मत जो है वो होते हैं, और निश्चित तौर पर हमें इसको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जो वो नहीं लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रेनेसा टर्म जो है आपका, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब जो है आपका बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आज जो आप मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, यूरोप में, हमारे यहाँ तो अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आउट ऑफ द एशेस ऑफ द डार्क एजेस। ये बच्चों, डार्क एजेज का मतलब जो है आपका ये मिडिल एजेज है, मध्य युगीन सभ्यताएं जो है, और ये मध्य युगीन सभ्यताएं जो है ऑलमोस्ट आपका 6 to 14 सेंचुरी जो चलती हैं, 6ठी से 14वीं शताब्दी के बीच में आप मिडिल एजेस को या डार्क एजेस को देखते हो। उन डार्क एजेस से निकल करके रेनेसा जो है वो आता है, पुनर्जन्म होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग होती है। एक बार फिर से ज्ञान और विज्ञान की धूम मचती है, एक बार फिर से तर्क और वितर्क की धूम मचती है। तो सवाल यही है कि इससे पहले भी था क्या? बिल्कुल था, अभी उसका रिबर्थ हुआ है। बीच के जो एजेज हैं, ये 6ठी से 14वीं शताब्दी के, ये निश्चित तौर पर डार्क एजेज और मिडिल एजेज कहे जाते हैं, जहां एक देश के सैनिक घुड़सवारों पर, घोड़ों पर, है ना, घुड़सवार बन करके आते थे और दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेते थे। डार्क एजेस, ठीक है, आक्रमण करना, खून खराबा करना, ये वो सदियां थी। आप हिस्ट्री में इसको जो है और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ रेनेसा, ऑल अबाउट द एटिमोलॉजी ऑफ रेनेसा। एंड एटिमोलॉजी ऑफ रेनेसा का मतलब है आपका रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। कहां से? डार्क एजेस से। डार्क एजेस कहां पर है? 6 से 14 सेंचुरी के बीच में। क्या था वहां पर? अंधविश्वास थे वहां पर। क्या था वहां पर? वहां पर जुल्म सितम था, ठीक है ना। तो ये चीज आप जो है वो देखेंगे। और दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो W.H. हडसन की बुक में दिए हुए हैं। जब भी मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इन दोनों क्वेश्चंस को शुरू में ही डिस्कस कर लूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मॉड्यूल के अंदर जो इंक्लूड नहीं हो पाए, और इस वीडियो को बनाने के दौरान मैंने ये महसूस किया कि इन क्वेश्चंस को मुझे रखना चाहिए था मॉड्यूल में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 100 तरीके होते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के, और इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। रेनेसा यानी पुनर्जागरण, 2 क्वेश्चन। अभी तक हमने सबसे बड़े प्रश्न की बात की है, और वो है आपका रेनेसा की एटिमोलॉजी, और बात कर रहे हैं कि जोफ्री चौसर जो है उसको आप मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहते हैं। हु इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? जोफ्री चौसर। हु इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? जोफ्री चौसर। और जॉन वाइक्लिफ जो है आपका, उनको हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं, और रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म सुधार, है ना। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन बोथ आर एंटागोनिस्टिक फोर्सेस, दोनों ही विपरीत शक्तियां हैं। जहां एक और रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार जो है, धर्म की बात करता है, और रेनेसा जो है हमें धर्म से दूर लेकर जाता है, रिलीजन जो है उससे दूर लेकर के जाता है। दोनों एंटागोनिस्टिक फोर्सेस हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों बराबर चलती हैं। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप जोफ्री चौसर का नाम लेंगे, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन आपसे पूछा जाए तो आप जॉन वाइक्लिफ का नाम लेंगे। जी हाँ, जॉन वाइक्लिफ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट बाइबल जो है उसको लिखा 1382 के अंदर, 1382 के अंदर। जॉन वाइक्लिफ जो है ये वही व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट बाइबल जो है वो लिखा था। हम बात करते हैं इसके टाइम स्पेन की, और टाइम स्पेन जो है उसको आप थोड़ा ध्यान से जो देखेंगे, टाइम पीरियड जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रेनेसा जो है 14 सेंचुरी टू 15 सेंचुरी के बीच में जो है वो हम मानते हैं। उदाहरण के लिए जो है
हम ये कह सकते हैं कि इटली के अंदर ये 14th सेंचुरी के अंदर शुरू हुआ और वहां से यूरोप, इटली जो है वहां से इंग्लैंड में आने आने में इसको 100-150 साल जो वो लग गए। इट स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप ऑलमोस्ट फॉर 3 सेंचुरीज, और अगली 3 शताब्दियों तक ये पूरे यूरोप में फैल गया। और ये कहा जाता है कि जो जेम्स जो है फर्स्ट, स्टुअर्ट जेम्स फर्स्ट, जो जैकबियन एज के अंदर आप देखते हैं 1603 से 1625 में उनका रेन था वो, और चार्ल्स फर्स्ट जो है जिनका 1625 से 1649 में था, वो आपके वहां तक चलता है। मैंने एलिजाबेथन, जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट जो है वहां तक, आपका चार्ल्स फर्स्ट तक जो चलता है। और हम ये मानते हैं कि ये जो लोग हैं, बेकन है, स्पेंसर है, जॉर्डन है, जॉनसन है, ये सब जो है वो रेनेसां से हैं। और जॉन मिल्टन इज द बिलीव टू बी द लास्ट ग्रेट रेनेसां पोएट, कैरोलाइन एज के अंदर है। चार्ल्स फर्स्ट का जो एज है, आपको अगर जी ये पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको देखना है, समझना है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर के नाम से जी हेल्प के पोर्टल पर क्लासेस जो लगी हुई है, इतनी शानदार क्लासेस हैं कि आप डेट्स को लेकर के कौन से एज में कौन से ऑथर हुए, कौन से राजा हुए, आपको कभी इसके को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद क्लासेस में आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 5 या 6 क्लासेस में ऐसा अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि किसी भी एक डेट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं इसके टाइम स्पैन की। अब तक हमने क्या बातें की? हमने बात की भी रेनेसां का मतलब रीबर्थ होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है। इसकी एटिमोलॉजी जो उसकी बात की थी, री का मतलब जो है आपका री होता है, बैक होता है, अगेन होता है, और नेसा जो है उसका मतलब जो है वो बर्थ होता है, और ये बना रीबर्थ या रिवाइवल ऑफ लर्निंग। हमने बात की कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहां से हुआ था? डार्क एजेस और मिडिल एजेस से हुआ था। और हमने आपको बताया था कि डार्क एजेस और मिडिल एजेस का मतलब 16 to 14 सेंचुरी है, जहां पर धर्म का बोलबाला था, सुपरस्टिशंस का बोलबाला था, अंधविश्वासों का बोलबाला था, और मनुष्य की बुद्धि और विट और इंटेलेक्ट जो है वो काफी 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 पीछे थे। उस विट और इंटेलेक्ट को जो है वो धर्म की बेड़ियों से आजाद कराने का काम करवाया रेनेसां ने, न्यू लर्निंग ने। और पूरा का पूरा इटली में शुरू होकर के, रेनेसां कहां शुरू हुआ? इटली में हुआ, 14th सेंचुरी में हुआ, इटली में हुआ, और उसके बाद अगली 3 शताब्दियों तक ये पूरे यूरोप के अंदर फैल गया। दोस्तों यहां पर हमें ये देखना है कि मिल्टन जो है उसको हम ये कहते हैं ही इज द लास्ट ग्रेट रेनेसां पोएट। और जैसा कि जोफ्री चौसर के बारे में मैंने दूसरी स्लाइड में आपको दिखाया था, ही द फर्स्ट ग्रेट रेनेसां पोएट, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। फर्स्ट जोफ्री चौसर एंड द लास्ट जॉन मिल्टन। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाए, और उसी कड़ी में हमने यहाँ पर रेनेसां जो है उसको जो है वो देखा है। चलते हैं आगे। बेकन, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये सब रेनेसां के जो है बड़े बड़े नाम हैं। और इसके साथ साथ जॉन मिल्टन तक आते आते हम देखते हैं कि रेनेसां जो है वो पूरी तरह से छा चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसको लेकर के क्वेश्चन आएगा आपके मॉड्यूल में, ये दी हुई है लेकिन ये बिखरी हुई है। मैंने उनको एक ही स्लाइड में रखने का प्रयास किया है, और आप रेनेसां के अंदर जो कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं, अपने आप में हर स्लाइड, हर बात, हर वाक्य, हर स्टेटमेंट, हर कथन एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। यकीन मानिए, विश्वास रखिए। हम बात कर रहे हैं रेनेसां के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उनकी, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 1476 के अंदर जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो आया, विलियम कैक्सटन जो है उन्होंने जो है वो इसको रखा, इसकी नींव को रखा, इसकी फाउंडेशन को रखा। 1476 जो है, इस मैं आपको बता रहा हूं रेनेसां के दौरान जो इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है उनकी बात बता रहा हूं। एक न एक ईयर आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, और जब मिलेगा और आपको पता होना चाहिए कि इस ईयर की खास बात क्या है, इस साल की खास बात क्या है, इस डेट की खास बात क्या है, आपको पता होना चाहिए। 1476 1476 के अंदर विलियम कैक्सटन जो है उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो उसकी फाउंडेशन जो वो रखी थी। और 1516 में थॉमस मूर का यूटोपिया जो आया था, एक बहुत बड़ा वर्क जिसको मैं कहूंगा, मैंने इसको इंपोर्टेंट वर्क्स जो उसकी श्रेणी में भी रखा है। लैटिन में सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1516 के अंदर। यूटोपिया जब लैटिन में आया था तो ये 1516 में था, और उसके बाद 1551 के अंदर ये इंग्लिश के अंदर भी आया था। 1516 के अंदर जो है ये आपका लैटिन में आया था। यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल प्लेस, एक आदर्श स्थान, एक ऐसे आइडियल स्टेट की कल्पना की गई थी।
आदर्श राज्य जो उसकी कल्पना की गई थी, जहां पर सब खुश हों, सब कुशल मंगल हों, सब अच्छे हों। और ये तभी संभव है जब हम बुद्धिजीवी हों, जब हम तर्क वितर्क की बात करें, जब हम किसी देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण ना करें, जब हम अपनी सीमाओं के अंदर खुश रहें, जब हम किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें। यूटोपिया, थॉमस मोर। 1516 में ये लैटिन में आया था और 1551 में इंग्लिश में जो वो आया था। 1517 के अंदर मार्टिन लूथर जो है उन्होंने अपनी थीसिस जो है वो 19 थीसिस जो है वो उन्होंने पब्लिश की थी, है ना, अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन के बड़े ऑथर जो है, बड़े नाम जो है वो कहलाए जाते हैं, उन्होंने एंग्लिकन चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उनके सपोर्ट में रोमन कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट जो है अपने कुछ एक थीसिस जो वो लिखे थे, जो 1517 में जो पब्लिश हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1558 में क्वीन एलिजाबेथ जो है वो सिंहासन के ऊपर बैठी थी। आप में से लगभग सभी बच्चों को ये मालूम है, नहीं मालूम है तो आप याद रखेंगे। 1603 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1564 में विलियम शेक्सपियर जो है और क्रिस्टोफर मार्लो दोनों का जन्म हुआ था। दोनों बड़े नाम है रेनेसां के। 1564 में 1564 में क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर दोनों का जो है वो जन्म हुआ था। शेक्सपियर का जन्म अप्रैल में हुआ था और क्रिस्टोफर मार्लो जो है उनका जन्म फेब में हुआ था। 2 महीने बड़े थे, नाम बड़ा और काम भी बहुत बड़ा। कहा जाता है कि अगर जो क्रिस्टोफर मार्लो जो है, जो 29 साल की उम्र में जिनकी डेथ हो गई थी, यदि कुछ दिन और जीते तो आज शेक्सपियर को कोई नहीं जानता। हैड क्रिस्टोफर मार्लो लिव्ड मोर टुडे nobody would have known विलियम शेक्सपियर। किसी ने सच कहा है कि क्रिस्टोफर मार्लो कुछ दिन और अगर जी जाते, 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, तो आज शेक्सपियर को कोई नहीं जानता था। क्यों ऐसा कहा आगे हम देखेंगे। उसके बाद 1576 में जो है पहला जो है फर्स्ट थिएटर जो है वो आपका आया, फर्स्ट थिएटर आया। उसका नाम ही द थिएटर था, उसका नाम ही द थिएटर था 1576 में। 1599 में शेक्सपियर जो है उसका ग्लोब थिएटर जो है वो बुला गया। शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर जो है वो 1599 में आया था। बच्चों, थिएटर से रिलेटेड आपको 4 डेट हमेशा याद रखनी है। पहला 1576, दूसरा 1599 और तीसरा 1642, जब थिएटर्स जो है वो आपके क्लोज कर दिए गए। थिएटर्स जो है आपके क्लोज जो है वो कर दिए गए और उसके बाद 1660 के अंदर जो है दोबारा से इनको जो है वो खोल दिया गया। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। 1588 में जो है आपका स्पेनिश आर्मेडा जो है उसको डिफीट किया था। मॉड्यूल में ये डेट 1589 दी हुई है, इसको करेक्ट करें। सही डेट 58 है। हमने ऑफलाइन के बच्चों को करेक्ट करवा दी थी और नए जो छप करके आए थे मॉड्यूल जो हमने सेकंड ग्रेड के बच्चों को भेजे थे कोरियर के जरिए, उसके अंदर इस डेट को क्लियर करा दिया गया था, सही करवा दिया गया था। दोस्तों, स्पेनिश आर्मेडा क्या है, इसकी कहानी क्या है और इसको इतना तवज्जो क्यों दी जाती है? दरअसल स्पेन ने अपना जहाजों का एक बेड़ा इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था 1588 में, जिसको इंग्लैंड की सेना ने ध्वस्त कर दिया था और इस कारण से पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे राष्ट्र में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की एक लहर चल पड़ी थी। क्वीन एलिजाबेथ के प्रति जो है लोगों का विश्वास जो बढ़ गया था और ये वही दौर था जिस दौर में अंग्रेजों ने कॉलोनीज बनाई। अंग्रेजों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के उनको गुलाम बनाया, अपनी कॉलोनीज बनाई, अपने उपनिवेश बनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादुर्भाव का, उसके आगे बढ़ने का भी यही दौर था, यही समय था, यही वो रेनेसां था जहां अंग्रेज जो हैं पूरी दुनिया में फैल गए। आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के दौरान जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से अंग्रेज जो पूरी दुनिया के अंदर जो उस दौरान जो फैल गए थे। जब आप चिनुआ अचेबे को जो पढ़ते हैं तो वहां पर एक लाइन आती है कि दे केम टू अस, है ना, वो हमारे पास आए, अंग्रेज आए। अफ्रीकन लेखक है चिनुआ अचेबे और वो कह रहा है दे टोल्ड अस टू क्लोज आवर आईज, है ना, उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी आंखें जो वो बंद कर लो, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, है ना। जब वो आए, है ना, हमारे पास जमीन थी और उनके पास बाइबल थी और उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमारे हाथों में बाइबल थी और हमारी जमीन अंग्रेजों के पास थी। चिनुआ अचेबे, द ग्रेटेस्ट ऑथर, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो वो जो दौर था, वो जो रेनेसां का दौर था,
राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक बहुत ही अच्छे शासक के तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी थी और पूरी दुनिया के अंदर उनका डंका बज रहा था। न जाने कितने देश जो उनके गुलाम हो चुके थे। एशिया और अफ्रीका के अंदर जो उनकी धाक थी, लैटिन अमेरिका के अंदर भी इंग्लैंड जो पहुंच चुके थे, अमेरिका तक जो है उनका साम्राज्य जो फैला हुआ था। ऐसा कोई दुनिया का कोना नहीं था जहां पर अंग्रेज जो वो ना पहुंचे थे। ये रेनेसां का दौर था, ये पुनर्जागरण का दौर था। तो 1588 जो है वो राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है, नेशनल स्पिरिट के लिए जाना जाता है, जब इंग्लैंड की सेना ने स्पेन के जहाजों के बेड़े को मार भगाया था। 1590 में फेरी क्वीन जो है वो पब्लिश हुआ था। फेरी क्वीन जो है वो पब्लिश हुआ था। फेरी क्वीन एक एपिक है, महाकाव्य है। आपको उसका न केवल ये रखना है याद कि किसने लिखा, स्पेंसर, क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखा। 1590 ईयर जो है उसको भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट वर्क्स की। दोस्तों ये हमारे मॉड्यूल के अंदर दिए हुए नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठे होंगे और आपको मेरी एक एक बात जो है वो याद ना आई, तो मुझे मेरे 22 सालों के टीचिंग करियर की कसम, आपको सब याद आएगा कि सर ने ये बात कही थी। मैं बात कर रहा हूं रेनेसां के इंपोर्टेंट वर्क्स की। इससे पहले मैंने बात की थी रेनेसां की इंपोर्टेंट डेट्स जो उसकी, यहां पर आप देखेंगे द प्रिंस, मॉड्यूल में इसका कोई जिक्र नहीं है। निकोलस मैकियावेली का एक वर्क है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में आपसे पूछे ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप रेनेसां के ऊपर जो क्विज करेंगे, आपको इस बुक के लेखक का नाम जो है जरूर पूछेंगे। और यदि आप आज से पहले इस नाम को नहीं जानते थे तो आज आप इस नाम को सुन लीजिए, जान लीजिए, याद कर लेना। एग्जाम में जब बैठोगे टेबल पर, है ना, और पेपर पढ़ रहे होगे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे होगे और याद कर रहे होगे कि सर ने एक बात कही थी। द प्रिंस जो है निकोलस मैकियावेली जो उसने लिखा था। द डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते अलिघिरी ने लिखा था। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो भी ये पूरे के पूरे रेनेसां के दौरान लिखे गए वर्क्स थे। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर जो है और रोमियो एंड जूलियट, ये इसके फेमस वर्क्स हैं जो रेनेसां राइटिंग्स के अंदर जो आते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी है, ये बहुत ही फेमस प्लेज है। शेक्सपियर के ऊपर एक अलग से आर्टिकल जो है हमने लिख रखा है, आप उसका लिंक जो है वो यहीं पर आपके इस चैनल के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो वो देख सकते हैं। आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके लिए शेक्सपियर के वर्क्स का एक लिंक जो है जरूर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा ताकि शेक्सपियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यूटोपिया थॉमस मूर ने लिखा था, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ रेनेसां जो उसकी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर फास्टस क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 29 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और यदि वो जिंदा रहते तो आज शेक्सपियर को कोई नहीं जानता। आपको क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ दूसरे वर्क्स जो हैं उसकी भी परिचय करवाएंगे। डॉन क्यूजोट जो है माइकल डी कैरवेंटिस जो है उसने लिखा था, आप याद रखेंगे। और एसेज, मॉन्टेन के जो एसेज हैं इसको भी आप याद रखेंगे कि ये बेकन ने इनको अपना सोर्स बनाया। बेकन जो है उसने इन्हीं एसेज जो है उसके ऊपर अपने एसेज जो वो लिखे थे। डिवाइन कॉमेडी जो है अगेन जो है ये आपने जो वो लिखा, दांते अलिघिरी जो है उन्होंने जो वो लिखा। और थॉमस मेलोडी का द डेथ ऑफ अर्चुरो और पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का। 10 इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ रेनेसां लिटरेचर। मैंने रेनेसां लिटरेचर के 10 इंपोर्टेंट वर्क्स जो उसके बारे में बात की। धीरे धीरे मैं कुछ और वर्क्स की भी बात करूंगा। सिर्फ आपको जुड़े रहना है मेरे साथ अगले कुछ मिनट तक, और वादा है आपसे कि रेनेसां को लेकर के एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। सबसे बड़ी बात, ये जो लेखक थे रेनेसां के अंदर, जो भी लेखक आपने देखे, जो भी वर्क्स आपने देखे, इंग्लिश ऑथर्स जो भी आपने देखे, उन सभी इंग्लिश ऑथर्स जो हैं उनको अगर जी कहा जाए कि उनको प्रेरणा कहां से मिलती है, प्रेरणा उनको मिलती है ग्रीशियो रोमन लिटरेचर से, यानी ग्रीक और रोमन लिटरेचर से। ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो है उनका मुख्य सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। इट वाज शोन बोथ इन द थीम्स ऑफ देयर राइटिंग एंड इन देयर लिटरेरी फॉर्म्स द यूज। द अर्लीस्ट रेनेसां लिटरेचर अपीयर्ड इन इटली इन द 14th सेंचुरी। तो इसके अंदर ये जो वर्क्स है, दांते है ना, पेट्रार्क रोम से हैं, बकेशियो, मैकियावेली, अरिस्टो, है ना, ये सब इटालियन रेनेसां के लेखक हैं। आपको एटलीस्ट इनके नेम्स पता होने चाहिए। पेट्रार्क पेट्रार्कन सोनेट के लिए जाना जाता है। डांटे जो है आपका डिवाइन कॉमेडी, डांटे जो है वो भी आपका इनफर्नो के लिए जाना जाता है।
बोकाशियो जो है, चौसर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहते थे उनसे, मैकियावेली जिसका अभी आपने वर्क पढ़ा, और अरिस्टो है ना, ये जो है आपका जिसने फेरी क्वीन को इंस्पायर किया था, फेरी क्वीन जैसे वर्क को इंस्पायर किया था इसने जो हो। इरेस्मस रेनेसा के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जो हमने पीछे लिखे थे उनसे भी बड़ा नाम है, इसलिए इसको अलग से स्लाइड में जो रखा है। इनका एक वर्क जो है इन प्रेज ऑफ फोली जो है, ये रेनेसा लिटरेचर जो है उसका सेंट्रल जो है वो वर्क कहा जाता है, बहुत बड़ा वर्क जो वो कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर के प्लेज जो है, एडमंड स्पेंसर की पोइम्स जो है, और सर फिलिप सिडनी की पोइम्स जो है वो रेनेसा लिटरेचर का एक पार्ट है, और आपको इसके बारे में धीरे धीरे आगे हम बताते रहेंगे। भाई ये चीजें जो है वो रेनेसा लिटरेचर के अंदर जो आपको पढ़ी जानी चाहिए। कभी आपने सोचा कि आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर इतने सारे एजेस दिए हुए हैं, वहां पर एलिजाबेथन एज का नाम क्यों नहीं है? सोचा आपने कभी? नहीं ना, एलिजाबेथन एज ही रेनेसा है, रेनेसा इज द एलिजाबेथन एज, रेनेसा ही है एलिजाबेथन एज, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसीलिए आपके सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आपके मॉड्यूल में रेनेसा के अंदर एलिजाबेथन एज को काफी तवज्जो दी गई है, काफी प्राथमिकता दी गई है। रिफॉर्मेशन अगर हम बात करें, दोनों रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों मूवमेंट एक साथ चलते हैं। मार्टिन लूथर जो है उन्होंने 1517 के अंदर जो है 95 95 शायद मैंने 19 बोल दिया था पिछली स्लाइड में, 95 थीसिस जो है वो लिखी थी उन्होंने, मार्टिन लूथर ने। वो धर्म सुधार के जनक हैं। मार्टिन लूथर इज द फाउंडर ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन। रोमन कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले एंग्लिकन चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसके बारे में, उसको सपोर्ट में, उसके समर्थन में लिखने वाले मार्टिन लूथर जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑथर है। इनकी ये जो बुक है द 95 थीसिस जो है, इनको आप याद रखेंगे, जो 1517 में पब्लिश हुई थी। आपको याद होगा कि जब मैं वर्क्स की बात कर रहा था तो वहां भी जो है मैंने इसको जो है लिखा था, 1517 मैंने यहां भी लिखा था, और यहां मैं दोबारा इसका जिक्र कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ खास बात है उनके बारे में। जब आप इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो आपको वहां क्विज़ के अंदर दिखती है, और वो है आपका रेनेसा ह्यूमनिज्म। रेनेसा ह्यूमनिज्म के ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको दिखते हैं, है क्या ये रेनेसा ह्यूमनिज्म है क्या? रेनेसा लिटरेचर जो था वो मॉडर्न था, तो क्या उसमें हम देखें कि हम ये माने कि ये मॉडर्न लिटरेचर है? दोस्तों, मैंने बताया आपको कि डार्क एजेस में, मिडिल एजेस में धर्म जो है वो जिस तरीके से छाया हुआ था व्यक्ति के दिलो दिमाग के ऊपर, चर्च, धर्म, रिलीजन, क्राइस्ट, बाइबल, उसने इंसान के सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म कर दी थी। हमारे यहाँ तो आज भी ऐसा है कि जब कोई धार्मिक मुद्दा होता है, जब धर्म की बात होती है, तो उनके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और इसीलिए हमारे शासक, हमारे प्रशासक जो है इस कमी का फायदा उठाते हैं, और धर्म रूपी अफीम जो है उसको लोगों को खिलाए रखते हैं, ताकि वो कोई और बात ना करें, Humanists believed in the importance of an education in classical literature and the promotion of civic virtue, that is realizing a person's full potential both of their own good and for the good of the society in which they live। का मतलब है कि ह्यूमनिज्म या रेनेसा ह्यूमनिज्म की हम बात करें तो सीधा सीधा मतलब है कि यू शुड हैव या यू शुड नो हाउ टू पुट ए क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो रेनेसा ह्यूमनिज्म इस बात को सर्च करता है, डिस्कवर करता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पर हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पर धरती पर आए हैं, हमारा उद्देश्य ज्ञान विज्ञान जो है उसको खोजना है, तर्क वितर्क के माध्यम से सच और झूठ का पता लगाना है, ये हमारा वास्तविक उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात रेनेसा ह्यूमनिज्म की, एन एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर मोरल ऑटोनॉमी। एम्फेसिस जो है वो रखा जाता है इंडिविजुअल जो है उसकी, जो आपका है ना मोरल ऑटोनॉमी जो है उसके ऊपर, है ना भाई, किसी व्यक्ति की फ्रीडम, किसी व्यक्ति की मोरल ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, है ना, वो उसका खुद का विवेक है, उसका खुद की जीवन है, उसका खुद की स्वतंत्रता है, कौन किससे शादी करता है नहीं करता है, कौन कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, तो ये उसकी मोरल ऑटोनॉमी है ना। ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिएटिविटी, माने ये चीजें अहम है। रेनेसा ह्यूमनिज्म क्या कहता है भाई, एक तो आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, उसकी तर्क वितर्क की होनी चाहिए, दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिएटिविटी जो है वो उसको जो है उसके माध्यम से वो जीवन में आगे जो वो बढ़े।
और सबसे बड़ी बात, रेनेसा ह्यूमनिस्ट जो है, रेनेसा ह्यूमनिज्म क्या है? एक फिलोसफी है, एक दर्शन शास्त्र है जो ये मानता है कि आदमी जो है वो बुद्धिजीवी है और आदमी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम उसको जानवर कह सके। लिटरेचर का, आर्ट का एक उद्देश्य है, बिलीव दैट पोइट्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट कैन लीड ह्यूमैनिटी टू ए बेटर वे ऑफ लिविंग, माने अच्छा जीवन यापन कर सके, सिखाएं हम दुनिया को। ये लेखकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वास्तव में ह्यूमन क्या है इसको देखना जो है वो, है ना। ये सारी चीजें हैं, मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क, आदमी इस धरती पर क्यों आया, ये सारी बातें रेनेसा ह्यूमनिज्म के तहत की जाती हैं। ये सारी चीजें जो रेनेसा ह्यूमनिज्म के तहत की जाती है। रेनेसा ह्यूमनिज्म का मतलब आदमी को तर्कवान बनाना, तर्कशील बनाना। रेनेसा ह्यूमनिज्म का मतलब उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना। रेनेसा ह्यूमनिज्म का मतलब आर्ट, कला, साहित्य के माध्यम से हम लोगों को जीना सिखाएं। रेनेसा ह्यूमनिज्म का मतलब टू बी मॉडर्न इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से आदमी को आधुनिक बनाना, धर्म के चंगुल से उसको निकालना, उसको पुरानी मान्यताओं के चंगुल से निकालना, उसको तर्क और वितर्क का ज्ञान कराना। अब बताइए, रेनेसा ह्यूमनिज्म की जरूरत उस समय वहां पर थी, हमारे यहाँ तो आज भी है? अब बात आती है एलिजाबेथन एज की। रेनेसा का सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं एलिजाबेथन एज, जहां पर शेक्सपियर है, बेकन है, स्पेंसर है, सर फिलिप सिडनी है, ये बड़े बड़े नाम जो हैं, है ना। एलिजाबेथन इरा जो है आपका, वो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ के शासन के साथ जो शुरू हुआ और उसके बाद में, है ना, 1603 में उनकी जब मृत्यु हुई तो वो खत्म हुआ। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, क्यों ना कहे भाई। थिएटर यहाँ पर, प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर यहाँ पर, नेशनलिज्म यहाँ पर, इंग्लैंड का रुतबा, जानते हो रुतबा, इंग्लैंड का रुतबा पूरी दुनिया के अंदर जो है, बताओ इतने सारे देशों के ऊपर राज करने वाला देश जो है, क्या कहोगे आप? उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री, है ना, उनकी सुपरिटी जो आप देखिए कि इन लोगों ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, ज्ञान और विज्ञान के दम पर जो हो, है ना। गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहते हैं हम। एज ऑफ नेशनलिज्म है। स्पेनिश अर्मेडा की जो बात बताई, 1588 के अंदर स्पेन के अर्मेडा को हराया था, जिसके कारण से पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर नेशनलिज्म की एक स्पिरिट जो दौड़ पड़ी थी। ये सारा का सारा उस एज के अंदर जो हमें दिखता है। और शेक्सपियर जो है सबसे मेन ऑथर है, जिसको लेकर के एक छोटी सी पीडीएफ 2 पेज की जो है आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, मॉड्यूल में नहीं है वो लिंक जो है, आप उस लिंक के माध्यम से शेक्सपियर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ करके जरूर जाना, क्योंकि रेनेसां का नाम मतलब ही विलियम शेक्सपियर जो है एक तरीके से है। और यदि किसी ने रेनेसां पढ़ा और विलियम शेक्सपियर नहीं पढ़ा तो ये माना जाएगा कि उसने आधा अधूरा काम जो है वो किया था। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, ये सब एलिजाबेथन एज के अंदर जो वो है। पोइट्री की अगर जब हम बात करें, एलिजाबेथन एज की जो पोइट्री थी वो रोमांटिक थी, इमेजिनेटिव थी, है ना, काल्पनिक थी, प्रेम प्यार की बात करती थी, इमेजिनेशन की बात करती थी, इमोशन की बात करती थी, भावनाओं की बात करती थी। वैरायटी, फ्रेशनेस, रोमांटिक फीलिंग, है ना। और इटालियन इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ की पोइट्री के अंदर जो आप साफ देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रेनेसा के अंदर जो पोइट्री जो लिखी गई, एलिजाबेथन एज के अंदर जो पोइट्री लिखी गई, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका था? इटालियन इन्फ्लुएंस था। पेट्रार्क सरीखे लेखकों का इन्फ्लुएंस जो वहां पर आप देख सकते हैं। कुछ वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो पहले आपने लिस्ट देखी थी वो भी इंपॉर्टेंट थे और ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द शेपर्ड्स कैलेंडर जो है एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। द फेरी क्वीन जो है, आपका पब्लिकेशन ईयर भी याद रखना है। अरिस्टो फ्यूरिसियो जो है उसने उसके वर्क से ये इंस्पायर्ड था, ये भी याद रखना है। सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया जो है उसको भी याद रखना है। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, 154 सोनेट्स थे, इसको भी जो है याद रखना है। सर वॉल्टर रीडले के जो है लिरिक्स जो है उसको भी याद रखना है। और जॉर्ज चैपमैन जो है उन्होंने हीरो एंड लिएंडर जो मार्लो की पोइम थी उसको पूरा किया था। शेक्सपियर के 154 सोनेट 1609 में जो पब्लिश हुए थे और उसकी 2 पोइम्स वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में आई थी और द रेप ऑफ द ल्यूक्री जो 1594 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है शेक्सपियर के बारे में कि उसके 154 सोनेट 1609 में आए थे और 2 बड़ी पोइम्स जो हैं वीनस एंड एडोनिस किसने लिखा था और द रेप ऑफ द ल्यूक्री किसने लिखा था और कब पब्लिश हुए थे, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आप इनको याद रखेंगे। एलिजाबेथन ड्रामा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। 1576 में थिएटर नाम का थिएटर जो है वो
बिल्ड किया गया। और जो बहुत सारे प्ले राइट्स थे, जिसमें से एक ये बड़ा प्रश्न जो है, यूनिवर्सिटी बिट्स जो है, ये 7 यूनिवर्सिटी बिट्स जो है, इनके नाम पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? Who among these is not a 7 university bit? Who among these is not counted among the 7 university bits? इनमें से कौन सा जो है वो 7 यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर जो है काउंट नहीं किया जाता है, ये पूछा जाता है। नाम है जॉन लिली, थॉमस किड, थॉमस नैश, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस लोज। तो भैया थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस ग्रीन जो है, थॉमस लोज, थॉमस किड और थॉमस नैश, 3 तो थॉमस है। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो जो इनका सबसे सीनियर व्यक्ति है, सबसे सीनियर है, सबसे ऊपर मुझे नाम है उसका लिखना चाहिए था, जॉन लिली है। और उसके बाद जो है आपका रॉबर्ट ग्रीन है। 7 नाम अगर जो आपको ये याद नहीं है, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स जो है आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब आप रेनेसा की एबीसीडी नहीं जानते हैं। इसका मतलब आप रेनेसा जो है उसकी एबीसीडी नहीं जानते हैं। एक क्लास के अंदर आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, इतने सारे वर्क्स, इतने, कोई भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा होगा इस समय, उसके मुंह से भी जो है वो इस समय ये निकल रहा होगा कि इतनी सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर किस तरीके से जो है वो कंप्राइज किया गया है, किस तरीके से जोड़ा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ड्रामा जो लिखा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स के द्वारा, जिसको हम मार्लोस्क्यू ड्रामा कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ पैशन कहते हैं, एलिजाबेथन ड्रामा कहते हैं, बिल्कुल अलग तरह का ड्रामा था। हिंसा वहां पर थी, मेलोड्रामा वहां पर था, ये सब कुछ थी। डॉक्टर फास्टस क्रिस्टोफर मार्लो जो है, उसके 4 प्लेज के नेम जो हैं इसी क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि ये उनका पहला प्ले था, टेम्बरलेन द ग्रेट, ये फर्स्ट प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो का जो फर्स्ट प्ले है वो टेम्बरलेन है, सेकंड प्ले डॉक्टर फास्टस है, द जियो ऑफ माल्टा थर्ड एंड द एडवार्ड सेकंड जो है वो चौथा प्ले है। ये चारों प्लेज के नाम आपको याद होने चाहिए कि ये प्लेज किसने लिखा था, किसने लिखे थे। क्रिस्टोफर मार्लो के चारों प्लेज आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला प्ले क्रिस्टोफर मार्लो का कौन सा था। जी हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो ये वही व्यक्ति हैं जो शेक्सपियर के साथ 1564 में पैदा हुए थे। जी हाँ, ये क्रिस्टोफर मार्लो वही व्यक्ति है जो 29 साल की उम्र में मर गए थे, डेथ हो गई थी, उनके किसी यार दोस्त ने उनको चाकू मार दिया था, जिसके कारण वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर मर गए थे। जी हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो ये वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि यदि ये कुछ दिन और जीते तो आज शेक्सपियर को कोई नहीं जानता। उस महान प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो के चारों वर्क्स जो हैं आपको हमेशा याद रखने हैं। अपना नाम भूल जाना, अपने काम भूल जाना, अपना बर्थ डेट भूल जाना, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसका बर्थ ईयर और उसके चारों वर्क्स इसी क्रम के अंदर जो वो कभी मत भूलना। विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया कि विलियम शेक्सपियर ने कितने तरह के प्लेज लिखे। उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी, कॉमेडीज लिखी, हिस्टोरिकल प्लेज लिखे और ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे। हर वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर ने इनमें से क्या लिखा। ये 4 चीजें जो वो लिखी थी। 37 के करीब जो है उसने प्लेज जो है वो लिखे थे। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये प्लेज की संख्या जो वो 38 है, तो इसलिए इसको लेकर के कंफ्यूज होना नहीं है। मेरी एक पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। शेक्सपियर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर है और आप उसको जरूर पढ़ करके जाएं। एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसके अलावा बेन जॉनसन जो है, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, बेन जॉनसन जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, और उनकी जो चीफ कॉमेडीज जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और द एल्केमिस्ट, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उसका फर्स्ट प्ले है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोर बोडुक जो है, जो थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी, 1561 में थी, इसको भी याद रखना है। और रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है, ये 16th सेंचुरी प्ले है जो निकोलस उडाल ने लिखा था, जो आपको फर्स्ट कॉमेडी के लिए याद रखना है। ये फर्स्ट ट्रेजेडी है और ये एक आपका फर्स्ट जो है कॉमेडी है। रॉयस्टर डॉयस्टर और गोर बोडुक दोनों ही आपको याद रखनी है। किसने लिखा था? गोर बोडुक 1561 फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन ने मिलकर के लिखा था। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है निकोलस उडाल जो उसने लिखा था, फर्स्ट कॉमेडी जो है इसको आप कहेंगे। एलिजाबेथन जो प्रोज जो है उसके अंदर जो लेखकों के नाम जो है आपको याद रखना है। बेकन सबसे बड़ा नाम है, रिचर्ड हॉकर, सर फिलिप सिडनी, सर वाल्टर रेले एंड सर, एक दोबारा लिख दिया यहाँ पर नाम, ये रेनेसां स्पिरिट की जो है वो लेखक है।
इनके वर्क्स जो है, अभी बेकन के वर्क्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको जैकोबियन एज के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। ये वर्क्स जो है वास्तव में रेनेसां ह्यूमनिज्म का जीता जागता नमूना है। जब आप रेनेसां ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं कि वास्तव में आदमी को विटी होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, तर्क वितर्क की बात करनी चाहिए, तो उसमें बेकन के और इन एसेइस्ट के जो वर्क्स हैं, चाहे वो रैले हैं चाहे वो बेकन है, अपने आप में जीता जागता प्रमाण है कि वास्तव में उस समय किस तरीके से ज्ञान की एक गंगा, एक धारा जो है वो बह रही थी। बेकन के जो चीफ वर्क्स जो हैं उसमें इन सैचुरेशियो मैग्ना जो है, जो इनकम्प्लीट था, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कि जब एग्जाम का लेवल आपका बहुत कम होता था 2011 के अंदर, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वो अपने फेमस एसेज के कारण जाना जाता है। उसके एसेज का सब टाइटल क्या है? काउंसिल, सिविल और मोरल है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन ने फ्रेंच एसेइस्ट मोंटेन से प्रभावित होकर के, मोंटेन ने जो अपने एसेज लिखे थे उससे प्रभावित होकर के खुद के एसेज लिखे थे। उन एसेज को उसने सब टाइटल दिया था काउंसिल, सिविल और मोरल। बेकन ने खुद कहा था काउंसिल, सिविल और मोरल। उसके एसेज 3 एडिशन में आए थे। 1597 में जो आया था उसमें 10 एसेज थे, 1612 में आया था 38 एसेज थे, 1625 में आया था 58 एसेज थे। तीनों एडिशन की पब्लिकेशन ईयर और कौन से एडिशन में कितने ऐसे थे ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। द फादर ऑफ एसे पूछेंगे, मोंटेन का नाम लेना है, सुन लेना। द फादर ऑफ एसे पूछेंगे, मोंटेन का नाम लेना है। फ्रेंच एसे मोंटेन जो उसका नाम लेना है। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे पूछेंगे, फ्रांसिस बेकन का नाम लेना है। ये वही फ्रांसिस बेकन है जिसने मोंटेन के एसे से प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के अपना एसेज जो वो लिखा था। और ये एसेज जो है काउंसिल, सिविल और मोरल, जो उसको सब टाइटल दिया था, कब कब आए थे और कौन कौन से एडिशन में कितने कितने एसेज थे, ये आपको याद होना चाहिए। नींद में से भी उठा करके कोई आपसे पूछे तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट द रेनेसां। और आप इस पूरे के पूरे जो भी मैंने आपको दिखाया, आप यदि गौर करेंगे, आप देखेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, चाहे वो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, चाहे एलिजाबेथन एज को लेकर के जो सारी चीजें थी, इतने सारे ऑथर्स और उनके वर्क्स जो हैं, शायद ही ऐसा कोई वर्क होगा, शायद ही ऐसा कोई ऑथर होगा जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिसको मैंने छोड़ा हो। तो दोस्तों, रेनेसां लिटरेचर जो अपने आप में, जिसको हम ये मानते हैं कि एक बिखरा बिखरा टॉपिक है, 300 सालों को कवर करता हुआ एक ऐसा एज, एक ऐसा मूवमेंट जो है, जिसको हमने आपके समक्ष पिछले 40 मिनटों में जो है, मिनट्स में यहां पर आपको बताया, करके बताया, समझाया। तो आप, आशा करता हूं कि इस कंटेंट जो है उससे आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिला होगा, कुछ नया मिला होगा। और आप इसको बार बार देखिए और हर बार देखिए, रिवाइज करिए इस कंटेंट को। और मुझे मालूम है कि रेनेसां की जब बात होगी, रेनेसां का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो यहाँ डिस्कस ना हुआ हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर वो इम्पोर्टेंट चीज जो हम आपके समक्ष जो लेकर के आए, आपको दिखाएं, ताकि आप लिटरेचर जो है उसको लेकर के कभी भी परेशान ना हो, कभी भी दुखी ना हो। दोस्तों, धन्यवाद आपका। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, नई बात लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।